नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स में डे नंबर 4 करेंगे और कैप्सूल सीरीज में हमारा 44 कैप्सूल होगा, ठीक है ना। जिसमें आज हम लोग बात कर रहे होंगे आपके डेली लाइफ साइंस से। और डेली लाइफ साइंस की अगर बात किया जाए तो आप जब जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में भी देखेंगे तो खास करके वो बातें लिखी गई है कि साइंस में आपसे वो सवाल बनेंगे जो आप दिन प्रतिदिन यानी कि आप डेली लाइफ में जो साइंस से रिलेटेड चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए डिटेल में तो हमने साइंस में हर टॉपिक को काफ़ी शिद्दत से चीज़ों का एप्लीकेशन में ख़त्म किया है, लेकिन डेली लाइफ साइंस में और भी जो चीज़ें बच गई थी, जो वहाँ नहीं हम कर पाए, उसको हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए डे 2 का आप जब वीडियो देखिएगा तो उसमें भी डेली लाइफ साइंस के बहुत मतलब कि 5-6 टॉपिक हमने कंप्लीट करवाए हैं। आज में मैं आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, एक फिजिक्स से होगा, एक केमिस्ट्री से होगा, एक बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी से क्या होगा, तो देखिए बायोलॉजी में आप ब्रांचेस से आपके सवाल बन जाते फ्रीक्वेंटली कि अगर आप मधुमक्खियों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, रेशम का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं। केमिस्ट्री में आपको एसिड बेस सॉल्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी भी आपका जैसे कि एक पदार्थ दे दिया जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कोई फल या नींबू का आपका नाम दे करके आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है या फिर उसका पीएच वैल्यू। और थर्ड हम लोग फिजिक्स में देखेंगे कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिससे आपको पूछे जाते हैं कि उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, और एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उनके द्वारा वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। मतलब ये है कि ये जो तीनों टॉपिक मैंने कहा वो आप डेली लाइफ से आपका संबंधित है या नहीं। जैसे मधुमक्खियों को, तो आप मधुमक्खियों को डेली लाइफ में फील कर रहे होते हैं। रेशम का अध्ययन, आप रेशम को आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। पीएच वैल्यू हो गया, तो आप जो भी चीज़ खान पान कर रहे हैं उसका पीएच वैल्यू हो गया, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया इक्विपमेंट, जो इस इक्विपमेंट को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये डेफिनेटली है कि यहाँ से भी काफ़ी चांसेस है आपके क्वेश्चन बनने के, ठीक है। टोटल कैप्सूल सीरीज हमने 44 कंप्लीट करवा लिए हैं, लेकिन 38 तक आपका मेन कैप्सूल है जो आप प्रिंट आउट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ 38 के बाद आपको एक भी पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं करवाना है। दूसरी बात, डे नंबर 1 से लेकर के डे नंबर 3 तक हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। कल 2 दिन हमने गैप रखा था और इस डे 1 से लेकर डे 3 तक हमने टोटल 11 कैप्सूल आपके रिवीजन करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी कैप्सूल सीरीज का कंप्लीट नोट्स चाहिए आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो फ़ी है 200 इसकी, लेकिन मैं कहूँगा कि आपका जो अभी ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन में, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और ये पूरा कंप्लीट कैप्सूल केवल और केवल 499 में प्रोवाइड किया गया है और ये ऑफर आज तक रहेगी। और तो जिनको भी अगर लगता है, इंटरेस्टेड है मैथ रीजनिंग और एकदम क्रिप्स नॉट और बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से और एकदम 30 दिन में चीज़ों को ख़त्म भी किया जा सकता है, इस तरह से आपको कंटेंट दिया गया। जैसे कि आपने देखा कि अगर लेकिन केवल आपको कैप्सूल सीरीज ही लेना होगा तो इसका आप 200 पेमेंट करेंगे, आपको ये कंप्लीट कैप्सूल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डे 4 में। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा जिसमें आपको मैथ के 600 सवाल लक्ष्मण सर ने एकदम वीडियो सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने झारखंड जीके के शानदार वीडियो मैंने दिए हैं और पूरा का कैप्सूल सीरीज का भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और आप एप्लीकेशन लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह मैंने 1-1 रुपए में आपका कोर्स एक्टिवेट कर रखा है, तो उसको भी आप जरूर से जरूर लगाइए, सवाल डेफिनेटली आपके निकलेंगे वहां से। तो चलिए बात करते हैं साहब, आज हम लोग डे 4 में कैप्सूल संख्या 44 में, जिसमें हम लोग बायोलॉजी में बात करेंगे ब्रांचेस से, यानी कि जो विज्ञान की शाखाएं हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो एकदम वही मैंने रखा है जो आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक भी चीज़ यहाँ से आपका स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो इस कैप्सूल में हम बात किए हैं 44 1 से लेके 44, उसमें आपको कुछ स्किप नहीं करना। हाँ, कुछ पॉलिटी में आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी हमने थोड़ा सा डिटेल किया है पॉलिटी को। चलिए, पहला आपसे पूछा जाएगा जो कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। शिलालेख संबंधी जो ज्ञान है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीग्राफी कहा जाता है। खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं।
पुष्प संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। दांत व मसूड़ों का जो अध्ययन किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। स्वप्नों का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑनिरोलॉजी, ठीक है ना, ऑनिरोलॉजी। देखिए इसमें 10 के 10 में सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा गया है आपका मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को, खगोलीय पिंड के अध्ययन को, पुष्प संबंधित आपका जो ज्ञान विज्ञान की जो शाखा है, पक्षियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, और इसके अलावा आपके स्वप्नों का अध्ययन। यानी कि 10 में मैंने 5-6 जो बताया है ये तो आपको एकदम कंठस्थ होने ही चाहिए। तो मैं एक बार रिवाइज करवाऊं, कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मधुमक्खियों का एपीकल्चर, शिलालेख हो गया एपिग्राफी, खगोलीय हो गया एस्ट्रोनॉमी, पुष्प संबंधित हो गया एंथोलॉजी, पुरातत्व हो गया आर्कियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन हो गया ऑर्निथोलॉजी हो गया, हड्डियों का अध्ययन हो गया ऑस्टियोलॉजी, दांत व मसूड़ों का हो गया ओडोंटोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन हो गया ऑनिरोलॉजी। आगे चलते हैं अब हम लोग, टोटल 25 या 30 है, आपको ये सारे ब्रांच याद करने होंगे। डेफिनेटली कह रहे हैं यहां से आपका सवाल एक फंसेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जीव व पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी कहा जाता है। हृदय की रचना और रुधिर कार्य विधि का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। पुराने सिक्के का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अंकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए इसमें अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपको इकोलॉजी के बारे में, यानी कि जीव और पर्यावरण, यानी कि जो जीव जंतु है और जो पर्यावरण के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, हृदय की रचना और रुधिर कार्यविधि का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा। ब्रह्मांड के जन्म, यानी कि ब्रह्मांड का जो जन्म है, जो उसका विकास हुआ, जो विलोपन है उसके जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जो सिक्के रहे हैं, पुराने सिक्के जो है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अंकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। और जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमिस्मेटिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी हो गया कवक या फिर फफूंद का अध्ययन, ठीक है। तो ये देखिए लगातार ये जो 4 आप देख रहे हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एकदम याद होना चाहिए। मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन कहते हैं पीसी कल्चर, फलों के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी, शैवालों का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, और कवकों या फिर फफूंद का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हो गया माइक्रोबायोलॉजी हो गया। चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अंगूर की जो खेती का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं विटिकल्चर, ये भी काफी बार पूछा गया है खास करके एसएससी के एमटीएस के एग्जामिनेशन में। जीव कोशिका, ये तो आप जब बायोलॉजी में आपने मेरा क्लास लिया है सेल टॉपिक तो इसमें भी मैंने इसको करवा रखा है, ये सब आपको मैंने करवा रखा है ये सारी चीज़ें। पोमोलॉजी हो गया, ये भी मैंने आपको करवा रखा है बायोलॉजी के क्लास में। नेक्स्ट आप बात करेंगे भूकंप का जो अध्ययन कहा जाता है सिस्मोलॉजी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशम उत्पादन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। वन्य कृषि का अध्ययन हो गया सिल्वीकल्चर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। सरीसृप विज्ञान को कहते हैं हर्पेटोलॉजी, और सांपों के अध्ययन को कहा जाता है सर्पेटोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट मैं एक बता रहा हूँ, आपको एक ये याद रखना है, सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी हो गया। कल्चर हो गया आपका, वन्य कृषि का अध्ययन हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है सेरीकल्चर यानी कि रेशम अध्ययन। भूकंप के अध्ययन याद रखना है सिस्मोलॉजी, और इसके अलावा आपको याद रखना है एक अंगूर की खेती को कहते हैं, यानी उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में, विटिकल्चर, ठीक है। बाकी लिथोलॉजी भी याद रखना है, चट्टानों और पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन को। देखिए टोटल हमने आपको 31 करवाए हैं ब्रांचेस, जिसमें आपको मैंने मैक्सिमम 15 से 16 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये 31 के 31 आपको टिप, एक जनरल स्टूडेंट जो इस कम्पिटिटिव लेवल पे आप होते हैं तो ये इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये आपको मैंने दे दिया, ठीक है। ये कंप्लीट PDF आपकी चली जाएगी ग्रुप में भी, इसका टेंशन नहीं लेना है।
अब फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसका यूज भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि डायनेमो की बात की जाए तो जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। देखिए सवाल ऐसे पूछा जाएगा, अच्छा इसको याद नहीं करना, मैं आपको समझा दूंगा। डायनेमो आपको किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। तो चार ऑप्शन रहेंगे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या फिर प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या फिर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इस तरह से आपको ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए कैसे याद किया जाएगा। डायनेमो से ये समझना, ये आपको याद रखना, डायनेमो यानी कि एक जनरेटर है। जनरेटर स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी देना होगा। एनर्जी कौन देगा, एक मैकेनिकल स्टूडेंट्स देते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकली काम कर रहे होते हैं, मशीनों भारी भारी मशीन, तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल वर्क वो ज़्यादा करेंगे। यानी मैकेनिकल जनरेटर चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। जनरेटर चलाने का मतलब ये हो गया कि आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे होंगे, यानी कि हिंदी में कहेंगे उसे यांत्रिक। तो मैकेनिकल एनर्जी, आपने क्या किया, एनर्जी दिया, मैकेनिकली एनर्जी दिया, हाथ से जनरेटर को घुमाया, यानी मैकेनिकली आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो इस डायनेमो ने यांत्रिक ऊर्जा लिया और उस यांत्रिक ऊर्जा को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया। आप जैसे ही जनरेटर चालू करते हैं तो बिजली का बल्ब जलता है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी जो आपने प्रोवाइड किया उसे बिजली का बल्ब जला, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि लाइट उससे जली, इलेक्ट्रिसिटी से। तो याद ये रखना है आपको ये चीज, केवल डायनेमो यानी जनरेटर। तो जनरेटर से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो एक हिम्मत लगेगा, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, पावर चाहिए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हम दे रहे होंगे वो कन्वर्ट हो रहा होगा बिजली में, यानी कि बल्ब जल रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। उसी प्रकार मोमबत्ती, तो देखिए मोमबत्ती को जब आप माचिस से जलाते हैं तो उससे क्या मिलता है, रोशनी मिलता है, यानी कि फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है, हीट मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है ना, ये फाइनल आउटपुट हो गया। लेकिन वो इनपुट में क्या है, वो मोमबत्ती किससे बना हो, कुछ केमिकल से बने हुए हैं, तो केमिकल एनर्जी आपका प्रकाश ऊर्जा में या फिर आप कहेंगे हीट ऊष्मा में या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये याद हो गया आपका मोमबत्ती। माइक्रोफोन में आप क्या करते हैं कि अभी जैसे मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है, तो मैंने माइक्रोफोन में क्या दिया, एक वॉइस दिया है, एक साउंड दिया है, यानी ध्वनि ऊर्जा एज ए इनपुट दिया हूं। अब ये ध्वनि ऊर्जा को ये माइक्रोफोन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उस वायर में वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, तब जा करके ये आपका वीडियो के फॉर्म में आपका यूट्यूब पे अपलोड होगा और वो साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। तो इनपुट हमने क्या दिया, साउंड दिया, ध्वनि ऊर्जा हो गया। अब ये ध्वनि ऊर्जा को ये कैसे लिया, उस वायर के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चला गया, तो वो साउंड ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है भाई। लाउड स्पीकर, अब लाउड स्पीकर में क्या होगा, तो कि लाउड स्पीकर वायर से कनेक्ट होगा, तो इनपुट क्या लिया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया वायर से। ठीक है ना, वो साउंड जा रही है वायर से, तो वो साउंड किस फॉर्म में जा रही है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में। अब जब लाउड स्पीकर बाहर से जब बजेगा, ऑन होगा, तो क्या होगा, एक साउंड बाहर आएगा, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, ध्वनि ऊर्जा। सोलर सेल क्या करता है, सोलर क्या कर रहा होता है, सूर्य की रोशनी को लेता है, यानी कि सौर ऊर्जा को लेगा। ठीक है ना, और उससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी आपको। नेक्स्ट ट्यूबलाइट की अगर बात की जाए तो क्या होगा भाई, ट्यूबलाइट पहले इलेक्ट्रिसिटी लेता है, यानी विद्युत ऊर्जा लेगा, और फिर प्रकाश देता है हमें, तो प्रकाश ऊर्जा हो गया। विद्युत मोटर का भी सिंपल सा कंसेप्ट है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिसिटी जो मोटर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है, तब जाके पानी क्या होती है, ऊपर टंकी पे चढ़ती है। तो हमें ये बताइए, पहले इसको इनपुट हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच बोर्ड से स्विच ऑन किया, और तब जाकर के आपका पानी नीचे से एकदम दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर में, तो एक मैकेनिकल वर्क हुआ ना आउटपुट। क्योंकि अगर आप छत पे चढ़ते हैं तो मैकेनिकल वर्क करते, बाल्टी लेकर के पानी जाते हैं, लेकिन आपको नहीं जाना पड़ा, इस इलेक्ट्रिक मोटर ने कर दिया। तो आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइनल आउटपुट क्या मिल गया आपको, मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि एनर्जी। विद्युत बल्ब, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिसिटी लेकर आपको प्रकाश दे रहा है, या हीट आप बोल सकते हैं। विद्युत सेल, तो भाई विद्युत सेल कुछ केमिकल से बना होता है, और फिर उससे क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। चलिए, सितार की बात की जाए तो ये क्या हो गया, आप हाथों से बजाएं, या ठीक है ना, हाथों से बजाएं, यानी आपने मैकेनिकल एनर्जी दिया, यांत्रिक ऊर्जा दिया, उससे बाहर क्या आया, साउंड, यानी कि ध्वनि ऊर्जा। हाइग्रोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोमीटर, देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो मापी जाती है, उस इक्विपमेंट का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे हाइग्रोमीटर।
लेकिन जब द्रव की आपेक्षिक घनत्व की बात की जाएगी, जो मापने वाला जो इक्विपमेंट है उसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग एक टर्म है, इसको आप याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर मतलब ये कि जिससे आपकी आर्द्रता मापी जाती है। किसकी आर्द्रता मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर हो गया आपका जिससे द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। नेक्स्ट, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने। देखिए, जो वाहन द्वारा जो चली गई जो दूरी है, जो डिस्टेंस, उसको मापने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं? ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर। ना जाने कितना बार ये पूछा गया है, ऑडोमीटर कितना बार पूछा है। इन दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में। हाई टेम्परेचर मैनेजमेंट यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम पायरोमीटर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। मतलब कि पानी के अंदर से बाहर की दृश्य देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूध की शुद्धता का यानी कि दूध की जो प्योरिटी है उसकी मेजरमेंट किससे होती है? लैक्टोमीटर से होती है। हवा का वेग यानी कि विंड की जो वेलोसिटी मापी जाती है एनीमोमीटर से। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु वर्क उपकरण जो है, यानी जो सर्किट देख रहे हैं, सर्किट में बिजली की जो प्रवाह हो रही है उसका पता लगाते हैं हम किस इक्विपमेंट से? तो हम उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला जो यंत्र वो क्या है? आपका स्पीडोमीटर है। विद्युत धारा जो मापी जाती है वो अमीटर से मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको समुद्र की जो गहराई मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेदोमीटर। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार सिस्टम का यूज करते हैं, इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया भी है। और वायुयान की जो गति है उसको मेजरमेंट हम करते हैं टेकोमीटर से। और कोई भी चीज को अगर झूठ बोल रहे हैं उसका अगर हमें पता लगाना है कि व्यक्ति ने झूठ कहा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। तो इतना 26 इक्विपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी किससे किससे ट्रांसफॉर्म होती है ये इक्विपमेंट के बारे हमने करवाया है। ये फिजिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब अंतिम हमारा बच रहा है केमिस्ट्री में, जो नेचुरल एसिड के बारे हम पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक अम्ल और पीएच वैल्यू की बात करते हैं। तो चलिए उसे भी हम लोग खत्म करते हैं। देखिए, इसको हम लोग खत्म करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर आपको पदार्थ के नाम मिलेंगे और इधर आपको अम्ल यानी कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू भी कर लेंगे। देखिए, ये एसिड बेस सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। ये एसिड बेस और सॉल्ट को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और जब आप हमारे बैच को इनरोल किए होंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। मैं HCl का पूरा यूज़ मैंने करवाया है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है ये भी बताया है। इसका केमिकल नेम क्या हो गया? ये पेट में कहाँ पर ये पेट में पाए जाने वाला एक एसिड है। इसके अलावा इसका क्या वर्क है, ये सारा कुछ, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये एक्वारीजिया में जो भी फंक्शन है किस रेशियो में है, सारा कुछ। उसी प्रकार एक एक एसिड आप देखेंगे H2SO4 के बारे में, फिर आप देखेंगे HNO3 के बारे में। ये पूरा चीज आपको बहुत अच्छे से डिक्टेट किया हूं और वो पूरा PDF दे दिया हूं। इसके अलावा आप बहुत देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं एक बार कंटेंट, कि पहले तो मैंने एसिड के बारे में चीजें बताई कि आप एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पूरा लॉजिकली चीज़ों को समझाया। उसी प्रकार फिर हमने आपका पूरा पीएच के बारे में आपका पूरा का पूरा पीएच स्केल को समझाया, उसके न्यूमेरिकल को आप कैसे बनाएंगे वो मैंने करवाया। फिर इंपॉर्टेंट जितने एसिड रहे उसको करवाने के बाद फिर हम लोग बेस चैप्टर पे आए हैं। देखिए, और बेस में हर एक एक इंपॉर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो या कैल्शियम ऑक्साइड, हर चीज, सीमेंट कैसे बनते हैं, ये सारा चीज हमने पूरा खत्म किया। तो देखिए, इन सारे चीज को आप अगर अच्छे से खत्म करना चाहते हैं तो अभी वाली जो ऑफर वाली जो क्लासेस मैंने दी है इसको इनरोलमेंट लीजिए और यकीन मानिए एक शानदार कंसेप्ट और कंटेंट के साथ आपके पास एक तैयारी कंटेंट आपके पास होगा। ठीक है भाई, चलिए एक एक करके खत्म करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा चींटी में पाया जाने वाला वो अम्ल है वो फॉर्मिक एसिड है। दूध, दही या फिर मिल्क कर्ड हम कहेंगे उसे, जिसमें पाए जाने वाला एसिड है वो लैक्टिक एसिड है। प्रोटीन की बात की जाए तो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। नींबू, संतरा, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। चाय में आपका टेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल में आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इमली में या अंगूर में या अब बेकिंग पाउडर या फिर धोन सोडा की बात की जाए तो उसमें आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटर की बात की जाए तो ऑक्जेलिक एसिड होती है। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड होती है। घास, पत्ती, ग्रास और लिप्स में आपका बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है।
बटर या मक्खन का है तो उसमें आपका ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कॉफी में कैफीन एसिड प्रेजेंट होता है, सोप में पिक्रिक एसिड होता है, ब्लड में आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, डिस्प्रिन में आपका सैलिसाइलिक एसिड और न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लिक एसिड। देखिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ क्या क्या याद कर लीजिए। एक तो न्यूक्लियस में याद कर लीजिए कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड, हालांकि ये मैं बायोलॉजी में बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। ब्लड में याद रखिए अमीनो एसिड, कॉफ़ी में याद रखिए कैफीन एसिड, उसके बाद आप याद रखिएगा बटर में ब्यूटेरिक एसिड, गेहूं और टमाटर ये दोनों इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा 7वां नंबर एप्पल हो गया, चाय हो गया, नींबू, ये सब तो चीज़ें आपको याद रखनी ही है। प्रोटीन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पीएच वैल्यू से लेकर, जैसे कि शराब जो पीते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना है 2.8। देखिए एसिडिक होता है जो आप शराब पी रहे होते हैं। समुद्री जल यानी कि सी जो वाटर है वो 8.4 है, यानी कि समुद्री जल जो आपको कैसा फील होता है, बेसिक नेचर का। आंसू जो आंखों से आंसू जो निकल रहे होते हैं वो भी बेसिक नेचर का होता है, 7.4 होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 7 तक, ठीक है ना, ये कैसा हो गया, एसिड हो गया, और साथ ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और इधर आपका क्या हो जाएगा, बेस। ये आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया आपका वीक बेस। ये सब डिटेल हमने क्लास में करवाई है। नेक्स्ट ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4, तो ब्लड का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से ज़्यादा है। स्टमक, अब बेसिक में भी कैसा, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्यों ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब चीज़ें हमने करवाई है भाई, समझाई ये चीज़ों को हमने। पेट का जो स्टमक का अगर पूछ लिया जाए तो आपका पीएच वैल्यू 1.5 है, 1.5 यानी कि एसिडिक नेचर है, और एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड। सलाइवा लार का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीएच का वैल्यू 6.4, 6.5 यानी कि ये भी एसिडिक नेचर है। यूरिन का यानी कि जो आपकी मूत्र है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 6 है। बैटरी की अगर बात की जाए तो पीएच वैल्यू 1 से 2 होता है। दूध का 6.5 होता है, यानी जो दूध पीते हैं वो भी आपका एसिडिक नेचर है। टमाटर की बात की जाए तो वो पीएच वैल्यू 4 है। सिरका का 3 है, और सॉफ्ट ड्रिंक जो आप कर रहे होते हैं उसका पीएच वैल्यू 6 है, तो इसीलिए काफ़ी आपको मना भी किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेना। लेमन जूस की पीएच वैल्यू 2.3, 2.2 कहेंगे। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू 7 to 7.8 है। नेक्स्ट टूथपेस्ट का अगर पीएच वैल्यू, तो ये बेसिक नेचर का होता है, 8 होता है पीएच वैल्यू। कॉफ़ी की पीएच वैल्यू 5 होती है। एग की पीएच वैल्यू 8 होती है। गैस्ट्रिक जूस 1.2 होता है, जिसको हिंदी में जटर रस भी कहेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की जाए तो 10.2 या 10 कहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका, ये सॉरी वीक बेस होता है आपका, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये आपका। डिस्टिल्ड वाटर की बात की जाए तो पीएच वैल्यू 7 होगा। टूथ डिकेइंग जो होता है, तो आपसे पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टूथ डिकेइंग हो रहा है कब, तब आपकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 5.5 से ज़्यादा होगा। और जो मिनरल वाटर है आपका, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 होता है। पेनक्रियाज की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.5 to 8.5, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। ये पीएच वैल्यू, ये सारा पीएच वैल्यू मैंने करवाया, 24 के 24 पीएच वैल्यू याद कर लीजिए। इधर उधर से कहीं से भी पूछेगा तो इस 24 से ही आपके फंस जाएंगे। 16 के 16 हमने आपको बता दिए कौन से पदार्थ में कौन से एसिड पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मैंने खत्म कर दिया है। 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने खत्म कर दी है। बायोलॉजी का एक पार्ट आपका ब्रांचेस से पूरा पार्ट हमने खत्म कर दिया, मतलब इतना है कि इसके बाहर अब आपका नहीं निकलेगा। केमिस्ट्री में हमने आपका पूरा इंपॉर्टेंट एसिड और पीएच वैल्यू खत्म कर दिया। फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उसको हमने, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें कंप्लीट कर दी है। डे 2 आपको देखना है, उसमें भी मैंने डेली लाइफ साइंस के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को कंप्लीट किया है, 5-6 टॉपिक को, ठीक है। जिनको भी कैप्सूल सीरीज या फिर आप पूरा का पूरा कंटेंट लेना चाहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, और ये कैप्सूल सीरीज, तो 499 में आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरा ये कैप्सूल सीरीज आपको लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, 200 फी है, लेकिन मैं कहूँगा 499 में लीजिए। आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, ये पूरा कैप्सूल भी रिवीजन हो जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगली वीडियो में शानदार 50 सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे कंप्यूटर के, जहां से डेफिनेटली 5 से 6 सवाल मैं कहता हूं, और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।